8 बजे की तेज रफ्तार खबरों के बाद अब वो घड़ी और वो बड़ी खबरें जिनकी इनसाइड स्टोरी इस शो में आप जानने वाले हैं। जिस एक देश एक चुनाव की चर्चा जोरों पर है, वो क्या इतना आसान है? बताएंगे कि मुंबई में विपक्ष के इंडिया गठबंधन की 2 दिन की बैठक से क्या निकला है। ये भी दिखाएंगे एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी क्या रथ यात्राओं के भरोसे है, और सूरज के रहस्य जानने के लिए देश के पहले सोलर मिशन की पूरी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बात वन नेशन वन इलेक्शन। संसद के विशेष सत्र के ऐलान के बाद यह मुद्दा चर्चा में है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एक साथ पूरे देश में चुनाव कराना संभव है? वन नेशन वन इलेक्शन की कानूनी प्रक्रिया क्या है? क्या 2024 में वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है? इसी पर यह रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा? इससे क्या क्या बदलेगा? इसके फायदे नुकसान क्या क्या हैं? क्या देश में एक साथ चुनाव होने से नरेंद्र मोदी निर्विवाद नेता बन जाएंगे? क्या इस फैसले से छत्रपों की ताकत खत्म हो जाएगी? क्या जिन राज्यों में चुनाव बहुत दूर हैं, वहां भी फिर से चुनाव होंगे? ऐसे तमाम सवाल अचानक सार्वजनिक चर्चाओं का हिस्सा हैं। जब से सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया, तब से हर जगह एक ही मुद्दा गूंज रहा है, एक ही चर्चा हो रही है, और वो है वन नेशन वन इलेक्शन। सवाल ये, क्या एक देश एक चुनाव का फैसला लागू होना इतना आसान है? क्या 2024 का लोकसभा चुनाव वन नेशन वन इलेक्शन के दायरे में हो सकता है? इसके लिए सारी नजरें टिकी हुई हैं 18 सितंबर से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र पर, जिसकी तारीख सरकार ने अचानक घोषित की, लेकिन उसका एजेंडा नहीं बताया। लेकिन उसे लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। मोदी सडनली और एक बात की कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को नहीं पूछे, अपोजिशन लीडर को भी नहीं बुलाए, किसी को बुलाए बगैर वो पार्लियामेंट का डेट देकर स्पेशल सेशन बुला रहे हैं। अरे स्पेशल सेशन मणिपुर जल रहा था तो आपने नहीं बुलाया, कोविड के वक्त नहीं बुलाया, तो ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। तो संसद के विशेष सत्र में होगा क्या, ये अभी साफ नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा गर्म है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। इस बीच एक अहम डेवलपमेंट ये हुआ कि मोदी सरकार ने एक देश एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए एक समिति गठित की। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई। तो सवाल ये कि एक साथ चुनाव कराने से होगा क्या? सब्जेक्टिव इंप्रेशन ये है कि सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि राजनेताओं का और प्रशासन का 5 साल बिल्कुल फोकस जनता के मुद्दों पर रहेगा, जनता के विकास पर रहेगा, कोई चुनाव का प्रॉब्लम नहीं। 5 साल बाद ही इलेक्शन आना है, तो हमारे प्रजातंत्र के लिए लाभकारी होगा। सवाल ये आता है, वन नेशन वन इलेक्शन कितना व्यवहारिक है? क्या 2024 का लोकसभा और दूसरे विधानसभा चुनाव और इस साल के आखिर में होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं? ये समझने के लिए इसकी प्रक्रिया समझिए। संविधान संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। इस बिल को संसद से 2/3 बहुमत से पास होना चाहिए। इस बिल को देश की कुल विधानसभाओं में से कम आधी में पास होना जरूरी है। सत्तारूढ़ दल ने विपक्षी जो पार्टियां हैं जो सत्तारूढ़ दल के खिलाफ वोट नहीं डालती हैं, जैसे कि उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया और आपका आंध्र प्रदेश हो गया, वो सब मिलाकर के, और भाजपा शासित प्रदेश जो हैं वो अगर मिलाकर के संख्या आधे स्टेट्स की हो जाती है, तो ये कानून 2024 में मई में जो अप्रैल में पार्लियामेंट का इलेक्शन है उससे पहले भी पारित होकर के वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास होकर राज्यों में जाता है, तो अभी के संख्या बल के हिसाब से मोदी सरकार को ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अभी देश के 30 राज्यों में विधानसभा है। इनमें से 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है। आंध्र प्रदेश और ओडिशा से भी एनडीए को समर्थन मिल सकता है।
यानी अगर एक चुनाव का बिल आता है तो उसकी राह में रोड़े नहीं आने वाले। वन नेशन वन इलेक्शन, यह एक अभिनंदनीय प्रयास है। वन नेशन वन इलेक्शन ये आज की आवश्यकता है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की दृष्टि भी देखता हूं, बार बार इलेक्शन विकास के कार्यों में बाधा पैदा करती है। अगर संविधान संशोधन होता है तो अभी 12 राज्य तो ऐसे हैं जिनमें लोकसभा चुनाव के साथ चुनाव कराए जा सकते हैं। इनमें से 5 राज्यों में 2023 के आखिर में चुनाव होने हैं, जबकि 7 राज्यों में 2024 में चुनाव प्रस्तावित है। लेकिन एक सवाल ये भी, जिन राज्यों में हाल के समय में या पिछले साल विधानसभा चुनाव हुए उनका क्या होगा? उनमें यूपी, गुजरात समेत 7 राज्य शामिल हैं। क्या वहां विधानसभा भंग करके नए सिरे से चुनाव कराए जाएंगे? वन नेशन वन इलेक्शन की बात आ रही है तो फेजेस में करने का मुझे लगता है संभवतः ज़्यादा मुझे संभावना लगती है, रादर देन पूरे देश के सारे राज्यों को लेकर के, जहाँ पे पिछले 4 महीने पहले ही सरकार कर्नाटका में अगर बनी है तो अगर आप 4 महीने की सरकार को गिरा करके दोबारा इलेक्शन करेंगे, मुझे लगता है इस तरह से शायद सत्तारूढ़ दल का मकसद ये ना हो। तो वन नेशन वन इलेक्शन की बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। वैसे ये सब अभी अटकलें हैं, क्योंकि 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र का एजेंडा बताया नहीं गया। वैसे भी मोदी सरप्राइज करने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं। संसद के विशेष सत्र और वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच मुंबई में इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक खत्म हो गई। गठबंधन का संयोजक कौन होगा, इसका जवाब तीसरी बैठक के बाद भी नहीं मिला है, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमति जरूर बन गई है। 2 दिन मुंबई में विपक्ष की मैराथन मीटिंग में क्या निकला? विपक्षी दलों के बीच किन किन मुद्दों पर बनी सहमति? बीजेपी के खिलाफ एकजुटता के मुद्दे पर विपक्ष की गाड़ी कितनी आगे बढ़ी? वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा के बीच विपक्षी गठबंधन की बैठक खत्म हुई तो सवाल था, 2 दिन के मंथन में क्या निकला? सीट शेयरिंग को लेकर विपक्षी दलों का फॉर्मूला क्या है? विपक्षी नेताओं में किन किन मुद्दों पर सहमति बनी? 2 दिन के मंथन के बाद इंडिया गठबंधन के नेताओं के बीच सबसे बड़ी सहमति कोऑर्डिनेशन कमेटी पर बनी। 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई, 19 सदस्यों की कैंपेन कमेटी बनाई गई, 19 सदस्यों की कमेटी मीडिया के लिए बनाई गई, 12 सदस्यों की कमेटी सोशल मीडिया के लिए बनाई गई। इन कमेटियों में सबसे अहम कोऑर्डिनेशन कमेटी है। ये कमेटी गठबंधन में शामिल दलों के साथ तालमेल का काम करेगी। साथ ही ये कमेटी चुनावी रणनीति भी तय करेगी कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। सबका उद्देश्य एक ही है कि महंगाई को कैसा कम करें, इसके लिए कैसा लड़े, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए कैसा हम लड़े। मोदी साहब गरीबों के लिए कभी भी काम नहीं करेंगे, ये यकीन मैं दिलाता हूं, क्योंकि उनकी हमेशा यही रणनीति रही है कि गरीबों के खिलाफ काम करते हैं। बड़े बड़े उद्योगपति के साथ वो मिलजुल के चलते हैं। संसद के विशेष सत्र और जल्द चुनाव की चर्चाओं के बीच विपक्षी गठबंधन की पार्टियों के बीच सभी पार्टियों के बीच मिलकर चुनाव लड़ने की शुरुआती सहमति बनी है। सीट शेयरिंग पर जल्द काम शुरू करने पर सहमति बनी है। गठबंधन के नेता सितंबर के दूसरे हफ्ते में साझा रैलियों की शुरुआत करेंगे। इंडिया गठबंधन जल्द ही पूरे देश में जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया थीम पर कैंपेन चलाएगा। जगह जगह जा करके हम लोग अपना प्रचार प्रसार का काम करते रहेंगे। तो ये सब आज तय हो गया, इसलिए इसके बारे में आपको बता दिए और बड़ी खुशी की बात है। और अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं
अब वो हारेंगे। मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे हम लोग, इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है हम सब एकजुट हो करके सभी लोगों को एकोमोडेट करके आगे सीट शेयरिंग अब शुरू होगा, सीट शेयरिंग। और सीट शेयरिंग में हम लोग सब लोग सफल होंगे, कोई दिक्कत कठिनाई नहीं होगी, कहीं कोई हर्डल नहीं होगा। अपना कुछ नुकसान करके भी हम लोग इंडिया को, ये संघ है, हम लोग जिताएंगे। अपने मोदी विरोधी अभियान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया गठबंधन के नेता गांधी जयंती के मौके पर 2 अक्टूबर को फिर दिल्ली में जुटेंगे। लेकिन 2 दिन के बैठक के बाद भी गठबंधन के संयोजक के नाम का खुलासा नहीं हुआ, गठबंधन के लोगों पर सहमति नहीं बनी, गठबंधन का सचिवालय बनाने की चर्चा नहीं हुई, मोदी सरकार के खिलाफ एक राष्ट्रीय एजेंडे की बात आगे नहीं बढ़ी। हालांकि गठबंधन के नेताओं को उम्मीद है कि जल्द ही इन मुद्दों को भी सुलझा लिया जाएगा। सेशन में 2 महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। विदेशों में तो खबरें छपनी चाहिए कि भारत में ये अच्छा हो गया, भारत में वो, तब देश का नाम आगे बढ़ेगा। देश का नाम ऐसे थोड़ी आगे बढ़ेगा कि पूरी भारत सरकार एक आदमी के काम करने के लिए लगी हुई है। आज हमारे भारत का युवा रोजगार ढूंढ रहा है, पढ़ लिख के बीए करके, बीकॉम करके, बीएससी करके रोजगार ढूंढ रहा है, उसके पास रोजगार नहीं है। और वो जब सरकार के पास जाता है तो पता चलता है कि सारी सरकार एक ही आदमी के लिए काम कर रही है। विपक्षी गठबंधन की तीसरी बैठक से साफ हो गया, गठबंधन की गाड़ी अब रफ्तार पकड़ रही है। लेकिन मोदी और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी जिस रफ्तार से तैयारियों में जुटी है, वो इंडिया गठबंधन के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं भारत के सोलर मिशन की। भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 कल लॉन्च हो रहा है। आइए जानते हैं कि सूर्य के रहस्य जानने का यह मिशन कितना खास होने जा रहा है। सूरज जलाकर खाक कर सकता है, फिर भी उसकी रोशनी से ये जहां रोशन है। सूरज सबसे दूर है, फिर भी उस पर आने वाले तूफान का रहस्य जानना जरूरी है, क्योंकि सूरज पर होने वाली हर हलचल का हम पर सीधा असर पड़ सकता है। पंद्रह साल की मेहनत के बाद 15 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज का सच जान ले। धरती से 15 लाख किलोमीटर दूर हम जा रहे हैं, जहां हिंदुस्तान करेगा सूरज से सामना। आदित्य L1 में आदित्य का अर्थ होता है सूर्य, और L1 वो लैग्रेंज पॉइंट है जहां इस सूर्ययान को भेजा जाना है। ये लैग्रेंज पॉइंट क्या बला है, इसको समझिए। पृथ्वी और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जिस बिंदु पर काम ना आए, यानी जहां से हमारे सूर्ययान को न पृथ्वी अपनी ओर खींच पाए और न सूर्य, वो जगह होती है लैग्रेंज पॉइंट। ऐसा हर ग्रह के आसपास होता है। सूर्य के चारों ओर ये 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से एक के चारों ओर के ऑर्बिट में हमारा आदित्य L1 चक्कर काटेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, यानी 24 घंटे 365 दिन यहां से सूर्य पर नजर रखी जा सकती है। L1 पॉइंट इसलिए भी खास है क्योंकि सौर तूफान इसी रास्ते से होकर पृथ्वी तक आते हैं। सूरज तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को जिस रॉकेट से भेजा जाना है, हम उसी के पास इस वक्त
वर्चुअली मौजूद हैं। चंद्रयान यहां से करीब 3,40,000 किलोमीटर आसमान में गया था, जबकि आदित्य L1 को 15 लाख किलोमीटर का सफर तय करना है। मतलब हुआ 4 गुना से ज्यादा। इसीलिए आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी कि ये रॉकेट किस तरह हमारे सूर्ययान को मंजिल तक पहुंचाएगा। इस PSLV एक्सेल रॉकेट का वजन 320 टन है, ऊंचाई 44.4 मीटर है और इसमें भी 4 स्टेजेस हैं। इस रॉकेट में 6 स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हैं। रॉकेट की क्षमता 1750 किलोग्राम को 600 किलोमीटर तक ले जाने की। सबसे पहले S139 सॉलिड रॉकेट इंजन शुरू होंगे, साथ में स्ट्रैप ऑन बूस्टर चालू हो जाएंगे। दरअसल लिफ्ट ऑफ यानी रॉकेट की उड़ान भरने के लिए शुरुआत में सबसे ज्यादा जोर इसी से मिलता है और इसके बाद रॉकेट का जो लिक्विड इंजन है वो शुरू हो जाएगा। तीसरी स्टेज में सॉलिड रॉकेट मोटर स्टार्ट हो जाएगा। यह भी पृथ्वी के वायुमंडल से निकलने के बाद थ्रस्ट प्रदान करेगा और फिर आखिर में बारी आएगी तीसरी स्टेज के बाद वो चौथी स्टेज की, जिसमें 2 लिक्विड इंजन स्टार्ट होंगे और सूर्ययान यानी आदित्य L1 को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा देंगे। दूसरा फेज है पृथ्वी के चारों ओर आदित्य L1 की ऑर्बिट को चरणों में बढ़ाना। कक्षा को और ज्यादा अंडाकार किया जाएगा। इससे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से अंतरिक्ष यान का बाहर निकलना संभव हो पाता है। अंतरिक्ष यान को ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करके ही उसकी मंजिल तक भेजा जाएगा। तीसरा फेज है जब सूर्ययान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। चौथा फेज क्रूज फेज यानी कि पृथ्वी से सूर्य की तरफ बढ़ते हुए L1 तक जाना। पांचवा और आखिरी फेज है L1 की ऑर्बिट में सूर्ययान का पहुंच जाना। इस पूरी प्रक्रिया में 4 महीने का वक्त लगेगा। इस मिशन का मकसद सूरज की ताकत का पता लगाना है और इसके लिए सूर्य की हर लेयर की स्टडी की जाएगी। सूरज के आसपास जो सौर तूफान आते हैं वो अंतरिक्ष में मौजूद हमारे सैटेलाइट कम्युनिकेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं और इससे धरती पर कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह से चौपट हो सकता है। इसलिए हमारी कोशिश सौर तूफानों की स्टडी करना है ताकि हम समय से पहले इस तूफान के नुकसान के लिए दुनिया को आगाह कर सकें। पिछले साल फरवरी 2022 में स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत 49 सैटेलाइट्स को एक साथ अंतरिक्ष में भेजा गया, लेकिन कुछ वक्त बाद ही सोलर स्टॉर्म की वजह से 40 सैटेलाइट्स में खराबी आ गई, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। अगर भविष्य में कभी सूर्य का तापमान बढ़ जाए तो देखिए इस पर काबू तो नहीं पाया जा सकेगा, लेकिन इसकी स्टडी करने पर पहले ही सचेत तो हुआ जा सकता है। इसीलिए आदित्य L1 जैसे मिशन सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं बल्कि मानवता के लिए कारगर होंगे। तो ये आपने जाना हमारे सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में। आगे आपको दिखाएंगे 5 साल लंबा इंतजार पिटेगा पाक फिर एक बार।